नमस्कार साथियों, शारदा बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद सिसोदिया और जो हम 11वीं क्लास का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है अपने कोशिका जीवन की इकाई। तो दोस्तों, आज की जो हम क्लास शुरू करेंगे उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास के अंदर हमने कोशिका भित्ति की चर्चा करी थी, जिसको हम सेल वॉल भी कहते हैं। तो इसके अंदर हमने कोशिका भित्ति की परिभाषा पढ़ ली थी। उसके बाद में हमने उसकी संरचना का अध्ययन किया था। तो संरचना के अंदर हमने देखा था कि जो कोशिका भित्ति होती है वह 4 भागों से मिलकर बनी होती है। पहली होती है मध्य पटलिका, जिसको मिडिल लेमेली कहते हैं। दूसरी होती है प्राथमिक भित्ति। इसी प्रकार जो तीसरी परत होती है वह होती है द्वितीयक भित्ति। इसी प्रकार जो अंतिम और सबसे लास्ट जो परत होती है वह होती है तृतीयक भित्ति। ठीक है, यहाँ तक का अध्ययन हमने पिछली क्लास में किया था। आपको ये पता होगा कि जो मध्य पटलिका होती है वह कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट की मिलकर बनी होती है। मध्य पटलिका होती है कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। इसी प्रकार प्राथमिक भित्ति की हमने बात करी थी तो वह सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज की बनी हुई थी। द्वितीयक भित्ति की हमने बात करी, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, टेनिन और लिग्निन, सुपेरिन आदि का उसके ऊपर जमाव हो जाता है, जिससे उसके छिद्र बंद हो जाते हैं और ये मृत हो जाती है। और अंत में हमने बात करी थी तृतीयक भित्ति जनरली पादपों के अंदर नहीं पाई जाती है। यह केवल जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनकी वाहिनिकाओं के अंदर ही पाए जाते हैं। तो हमने इसकी परिभाषा पढ़ ली थी, इसकी संरचना पढ़ ली थी और कोशिका भित्ति के हमने कार्य पढ़ लिए थे। तो आज जो क्लास शुरू कर रहे हैं या जो आज हमारा जो अगला टॉपिक है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारे कोशिका झिल्ली। तो आइए कोशिका झिल्ली के बारे में बात करते हैं। कोशिका झिल्ली, इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके अलावा इसको हम प्लाज्मा झिल्ली, ये देखिए जो कोशिका झिल्ली है उसके अन्य नाम कौन कौन से हैं वह सभी नाम यहाँ पे लिख रहा हूं। तो इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसे हम प्लाज्मा कला या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा कला भी कहते हैं और प्लाज्मा लेमा भी हम इसको कहते हैं। ये इसके नाम हो गए। अब हम बात कर लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है, कोशिका झिल्ली होती क्या है। तो परिभाषा हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो जिस प्रकार हमने जो पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने कोशिका भित्ति की बात करी थी, उसमें कोशिका भित्ति के लिए हमने परिभाषा यह बोली थी कि वह पादप कोशिकाओं में पाई जाने वाली वह संरचना जो कि किसके ऊपर पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली संरचना को हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। ठीक है, तो परिभाषा अब आपको मैं वापस तरीके से बता देता हूं कि कोशिका भित्ति के नीचे एक सजीव लचीली परत पाई जाती है। हम क्या लिखेंगे, कोशिका भित्ति के नीचे एक सजीव कोमा लचीली कोमा अर्ध पारगम्य झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो देखो परिभाषा मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दी है। परिभाषा को आपको साथ साथ में नोट्स भी बनाने वापस समझा देता हूँ। कोशिका भित्ति के नीचे, तो पहले हमने बात कर चुके कोशिका भित्ति होती है कि हम पहले बात कर चुके हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर की ओर पाई जाती है, ठीक है, वो निर्जीव होती है। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है,
सजीव होती है। तो कोशिका भित्ति के नीचे एक सजीव लचीली एवं अर्धपारगम्य झिल्ली पाई जाती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो एक परिभाषा ये हो गई। एक परिभाषा मैं आपको यहाँ पे और लिखवा देता हूं। सजीव कोशिकाओं के जीव द्रव्य के चारों ओर की संरचना जो कि अर्धपारगम्य विद्युत आवेशित एवं चयनात्मक पारगम्य होती है, जो कि प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आपके सामने मैंने यहाँ पे इसकी परिभाषा को आपके सामने मैंने दो परिभाषा लिख दी है। पहली परिभाषा ये और दूसरी परिभाषा ये है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है लेकिन चीज एक ही है। तो सजीव कोशिकाओं के जीव द्रव्य के चारों ओर देखिए जितनी भी कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं जनरली सजीव होती है और उन कोशिकाओं के चारों ओर आवरण पाया जाता है। तो सजीव कोशिकाओं के चारों ओर का आवरण और उनके मध्य क्या पाया जाता है, बीच में जीव द्रव्य पाया जाता है। उस जीव द्रव्य के अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग भी बिखरे हुए रहते हैं। तो सजीव कोशिकाओं के जीव द्रव्य के चारों ओर की संरचना जो कि अर्धपारगम्य विद्युत आवेशित एवं चयनात्मक पारगम्य होता है, जो कि प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। अब यहाँ पे चार पॉइंट आए हैं। पहला है अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य इसका अर्थ होता है कि यह कुछ पदार्थों को आर पार जाने देती है, उसको बोलते हैं अर्धपारगम्य। इसी प्रकार बाद में आया विद्युत आवेशित, अर्थात इनके ऊपर विद्युत आवेश पाया जाता है, धनायन ऋणायन आदि पाए जाते हैं। उसके बाद में चयनात्मक पारगम्य। चयनात्मक पारगम्य अर्थात चयनात्मक पारगम्य को आप इस प्रकार से समझ सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जिस प्रकार घर में अपने चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के समय जो छलनी होती है उसके अंदर से अपन चाय को छानने का काम करते हैं। तो जो लिक्विड या जो छोटे छोटे पदार्थ होते हैं वह छलनी से आर पार होकर कप के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अर्थात कुछ सेलेक्टेड पदार्थों या छोटे पदार्थों को उसने क्या किया, आर पार जाने दिया। लेकिन जो बड़े अणु थे, जो चाय पत्ती के दाने थे, वो क्या गए उस चाय पत्ती, उस जो छलनी थी उसके ऊपर रह गए। अर्थात छोटे पदार्थों को तो आर पार होने दिया लेकिन बड़े पदार्थों क्या कर दिया, चयन कर लिया, अर्थात उनको रोक दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, चयनात्मक पारगम्य। तो सजीव कोशिकाओं के जीव द्रव्य के चारों ओर की वह संरचना जो कि अर्धपारगम्य विद्युत आवेशित एवं चयनात्मक पारगम्यता होती है, क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। एक बात और, यह प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने ये भी बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है जनरली प्रोटीन, लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। अब बात करते हैं कि इनकी खोज या इनका जो नाम को किसने दिया। जो सेल मेम्ब्रेन नाम था वह है क्रेमर व नागेली ने दिया। जो सेल मेम्ब्रेन नाम है वो किसने दिया, क्रेमर व नागेली ने दिया। इसी प्रकार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह नाम किसने दिया, वह क्लो नामक वैज्ञानिक ने दिया। तो आज जो क्लास हुई उसके अंदर सबसे पहले आपको ये उतारना है कि नंबर 1 पे उतार लीजिए कि जो कोशिका झिल्ली होती है उसके अन्य नाम कौन कौन से। उसके बाद में आपको परिभाषा का हेडिंग लगाना है, फिर ये वाला उतार लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी आप साथ साथ उतार सकते हो। तो ये दो परिभाषा हो गई। उसके बाद में आपको इनकी जो थोड़ा सा इसकी आपको हिस्ट्री लिखनी है। हिस्ट्री में आपको ये बताना है कि सेल मेम्ब्रेन नाम किसने दिया, क्रेमर व नागेली ने। इसी प्रकार प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह नाम किसने दिया, क्लो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आप इसको आप उतार सकते हैं। तो अब आपने ये उतार लिया होगा। अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, कोशिका झिल्ली की संरचना। परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। इसकी हिस्ट्री भी मैंने आपको बता दी है।
अब हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली की संरचना। कोशिका झिल्ली की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में अनेक सिद्धांत वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए, उनमें से 3 सिद्धांत है वे प्रमुख हैं। नंबर 1 सैंडविच मॉडल, दूसरा है इकाई कला सिद्धांत और तीसरा है तरल मोज़ेक मॉडल। इसके जो प्रस्तुतकर्ता थे वह है डेनियली व डेविसन। इनके हैं रॉबर्टसन और इनके जो प्रस्तुतकर्ता है वह है सिंगर व निकोलसन। तो ठीक है बेटा, मैंने आपको बताया कोशिका झिल्ली की संरचना। कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा अपने अपने मत प्रस्तुत किए गए, जिनमें से प्रमुख 3 मॉडल है वो आपके सामने है। पहला है सैंडविच मॉडल, जिसे डेनियल एवं डेविसन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। दूसरा सिद्धांत था इकाई कला सिद्धांत, जिसे रॉबर्टसन ने प्रस्तुत किया। और तीसरा सिद्धांत है तरल मोज़ेक मॉडल, जिसे सिंगर व निकोलसन ने प्रस्तुत किया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, ये आपने उतार लिया होगा। अब हम पहले बात करते हैं सैंडविच मॉडल की। आइए शुरुआत करते हैं सैंडविच मॉडल। ये सैंडविच से आपको कुछ याद आ रखा होगा, मार्केट में आप कई बार आप ऑर्डर भी करते हैं सैंडविच। ये उसी सैंडविच का यहाँ पे बोला गया है। एक बार इसके बारे में आपको बता देते हैं। ये आपके सामने मैं एक चित्र बना रहा हूं, आप भी साथ साथ में चित्र बनाइए। उधर जगह नहीं बची अपने पास, इसलिए उधर से मिटा देता हूं। रफ डायग्राम बनाना एक बार का, तो अब देख लीजिए इसकी पूरी संरचना को आपको समझा देते हैं। देखिए बेटा, अब आपके सामने में एक चित्र बनाया है और वो चित्र किसका है? सैंडविच मॉडल का। तो इसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं, जो ऊपर की जो परत होती है वह किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। ये भी जो परत होती है वह भी किसकी बनी होती है? यह भी प्रोटीन की बनी होती है। इसकी जो मोटाई होती है वह 20 से 25 एंगस्ट्रॉम की होती है। इसकी मोटाई भी कितनी होती है? 20 से 25 एंगस्ट्रॉम
एंगस्ट्रॉम की होती है। बीच में जो परत पाई जाती है वो परत किसकी होती है? लिपिड की होती है। आगे बात समझ में। और लिपिड की मोटाई कितनी होती है? 30 से 35 एंगस्ट्रॉम की होती है। ठीक है। अब लिपिड के दो भाग होते हैं, ये ऊपर वाला भाग और ये मध्य वाला भाग। इसको हम बोलते हैं शीर्ष भाग, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? शीर्ष भाग। जबकि बीच वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? पूंछ या कुछ भाग हम इसको बोलते हैं। आगे बात समझ में। ये जो सिरा होता है वह क्या होता है? जल स्नेही होता है। और जो पूंछ होता है वह क्या होता है? जल विरागी या जल विरोधी भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इस मॉडल को मैं आपको चित्र के द्वारा समझा देता हूं। इसी चित्र के द्वारा हम इसका पूरा वर्णन कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ कुल कितनी परतें दिखाई दे रही है? ये देखिए, एक परत प्रोटीन, दूसरी परत लिपिड की और तीसरी परत वापस किसकी दिखाई दे रही है? प्रोटीन। तो आप बताइए ये कितने स्तरीय है? यह त्रिस्तरीय है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके प्रस्तुतकर्ता कौन थे। अभी आपको बताया था इसके प्रस्तुतकर्ता कौन थे? डेनली व डेविसन। देखिए इसके बारे में कुछ बातें हैं कि इस सिद्धांत को वैसे सबसे पहले 1935 के अंदर प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? 1935 के अंदर। लेकिन बाद में इसका एक संशोधित रूप आया। वह कब प्रस्तुत किया गया? 1938 के अंदर। तो पहली बात, इस सैंडविच मॉडल के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? डेनली व डेविसन। अब इस मॉडल का एक नाम और है। इस मॉडल को हम त्रिस्तरीय मॉडल भी कहते हैं। अर्थात सैंडविच का नया नाम क्या है? सैंडविच मॉडल को हम क्या बोलते हैं? त्रिस्तरीय मॉडल कहते हैं। अब त्रिस्तरीय मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे 1, 2 और 3 परतें दिखाई देती है। ये परतें किसकी होती है? प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन। अर्थात यहाँ पे प्रोटीन लिपिड की त्रिस्तरीय परत पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? शॉर्ट में बताऊं, प्रोटीन प्लस लिपिड की क्या पाई जाती है? त्रिस्तरीय परत पाई जाती है। इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया? त्रिस्तरीय मॉडल हम इसको कह सकते हैं। इसके बारे में आगे हम बात करते हैं कि जो प्रोटीन की जो परत होती है इसकी मोटाई कितनी होती है? 20 से 25 एंगस्ट्रॉम। अर्थात बाहर की ओर, ये भी बाहर की ओर कौन सी परत पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। इधर भी देखो प्रोटीन पाई जाती है, यहाँ पे भी क्या पाई जाती है? प्रोटीन। मोटाई कितनी होती है? 20 से 25 एंगस्ट्रॉम इसकी मोटाई होती है। आगे बात समझ में। अब इसके बाद हम बात करते हैं लिपिड। मध्य में किसकी परत होती है? लिपिड की परत होती है। इसकी मोटाई कितनी है? 30 से 35 एंगस्ट्रॉम। इसकी मोटाई हमने लिख दी, 30 से 35 एंगस्ट्रॉम इसकी मोटाई होती है। तो अब हम क्या कह सकते हैं? तो सोचिए, अपन एक बार इसको मान लेते हैं 20 एंगस्ट्रॉम ये, 35 एंगस्ट्रॉम ये और 20 एंगस्ट्रॉम ये। 20, 35 और 20 कितने हो गए? 75 एंगस्ट्रॉम। तो इसकी जो औसत मोटाई कितनी मानी गई है? औसत मोटाई कितनी मानी गई है? 75 एंगस्ट्रॉम। जबकि वास्तव में कितनी हो सकती है? 75 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम इसकी मोटाई हो सकती है। आगे बात समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे और बढ़ते हैं। देखिए मैं चित्र के आधार पर वर्णन कर रहा हूँ। प्रोटीन मैंने यहाँ पे लिखा, प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन, त्रिस्तरीय परत हो गई। ये देखिए त्रिस्तरीय परत। बाहर की ओर क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। मध्य की ओर क्या पाई जाती है? मध्य में लिपिड पाया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार देखिए प्रोटीन की जो मोटाई कितनी है? 20 से 25 एंगस्ट्रॉम, ये यहाँ लिख दिया। और मध्य में जो लिपिड उसकी मोटाई कितनी है? 30 से 35 एंगस्ट्रॉम। और हमने जब इसकी काउंटिंग करी तो कितनी आ गई? 75 एंगस्ट्रॉम। तो लगभग इसकी जो मोटाई है वो 75 से 100 एंगस्ट्रॉम के मध्य की होती। और जो औसत है वो कितनी मानी गई है? 75 एंगस्ट्रॉम इसकी मोटाई मानी गई है। अब बात करते हैं, प्रोटीन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं लिपिड। लिपिड के तो दो भाग दिखाई दे रहे हैं, एक तो शीर्ष भाग और एक पूंछ भाग। आगे बात समझते हैं। तो लिपिड दो भागों से निर्मित होता है। नंबर 1 हो गया शीर्ष भाग और नंबर 2 हो गया उच्च भाग। आगे बात समझ में। शीर्ष भाग होता है, इसका मुख किस तरफ होता है? प्रोटीन की तरफ। शीर्ष भाग क्या होता है? प्रोटीन की तरफ स्थित
होता है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए शीर्ष भाग का प्रोटीन की तरफ स्थित है, यहाँ पे भी देख लीजिए शीर्ष भाग कहाँ पर है, प्रोटीन की तरफ स्थित है। इसलिए ये प्रोटीन के साथ आयनिक व हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधित रहता है। आगे बात समझ में, शीर्ष भाग होता है वह प्रोटीन की तरफ स्थित होता है, इसलिए ये इनके साथ आयनिक और हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए ये भाग क्या होता है, जल स्नेही, अर्थात जल से स्नेह करने वाला, अर्थात जल के अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करने वाला, ये जल स्नेही होता है। और जबकि दूसरा भाग होता है ये कहाँ पाया जाता है, मध्य में पाया जाता है। क्या ये प्रोटीन के पास में, क्या ये प्रोटीन के पास नहीं है, इसमें क्या लिपिड की दो परतें पास पास में स्थित है। तो ये क्या होती है, लिपिड का मध्य भाग होता है और इनके मध्य क्या होता है, लिपिड की दो परतों के मध्य क्या होता है, दुर्बल वान डेर वाल्स बंध के द्वारा, कौन से बंध के द्वारा, वान डेर वाल्स बंध के द्वारा आपस में ये जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए ये जो भाग होता है वह जल विरागी या जल विरोधी भाग होता है। तो इस प्रकार से ये पूरा मॉडल आपको समझ में आ गया होगा। शॉर्ट में वापस समझा देता हूँ। कोशिका झिल्ली की संरचना का जो पहला मॉडल था वह है अपने सैंडविच मॉडल। इसको सन 1935 में प्रस्तुत किया गया और इसका जो संशोधित रूप है वह सन 1938 के अंदर आया। इसके जो प्रस्तुतकर्ता थे डेनियल वे डेविसन नामक वैज्ञानिक थे। इनके अनुसार ये जो मॉडल होता है वह त्रिस्तरीय होता है, पहली परत, दूसरी परत और तीसरी परत। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, त्रिस्तरीय। बाहर की जो परत होती है वह किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है और इसकी मोटाई कितनी होती है, 20 से 25 एंगस्ट्रॉम इसकी मोटाई होती है। इधर भी आप देख सकते हैं प्रोटीन है और मोटाई कितनी है, 20 से 25 एंगस्ट्रॉम। जबकि मध्य में क्या होता है, लिपिड पाया जाता है, लिपिड, और इसकी मोटाई कितनी होती है, 30 से 35 एंगस्ट्रॉम। यहाँ तक समझ में आ गया। तो बेटा ये चित्र आपको याद हो गया तो वर्णन भी अपने आप इसका कर सकते हो। बायोलॉजी में डायग्राम का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। डायग्राम के आधार पर आप उसका पूरा वर्णन कर सकते हो। अब देखिए इसकी मोटाई 20, 35 और 20, इसको आप गिनते हैं तो लगभग 75 आते हैं। तो इसकी जो औसत मोटाई वो कितनी है, 75 एंगस्ट्रॉम। और ऐसे माने तो 75 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम इसकी मोटाई होती है। दूसरा भाग है, इसको लिपिड को दो भागों से निर्मित होता है, शीर्ष भाग और कुछ भाग। ऊपर के जो भाग है हमने इसको शीर्ष बोला और जो बीच वाला ये भाग इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने पुच्छ भाग दिया। शीर्ष भाग होता है वह प्रोटीन की तरफ होता है, इसलिए ये प्रोटीन के साथ क्या करता है, आयनिक व हाइड्रोजन बंध बना लेता है, इसलिए ये जल के अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जल स्नेही। जबकि जो पुच्छ भाग होता है वह लिपिड के मध्य का भाग होता है, इनके मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बंध पाया जाता है, इसलिए ये जल विरागी होता है। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि हमने इसको त्रिस्तरीय नाम क्यों दिया, लेकिन अभी तक हमें यह समझ में नहीं आया है कि हमने इसको सैंडविच मॉडल नाम क्यों दिया। सैंडविच आपने देखा होगा, ऊपर की ओर क्या होती है, ब्रेड होती है, बीच में वेजिटेबल या मसाला होता है और नीचे की ओर वापस क्या होती है, ब्रेड होती है। तो जिस प्रकार ब्रेड मसाला ब्रेड होती है, ठीक उसी प्रकार प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, अर्थात ये जो परत वो क्या कर रही है, ब्रेड का काम कर रही है, ये भी क्या कर रही है, ब्रेड का काम कर रही है। ये या तो मसाले का कार्य कर रही है या क्या कर रही है, जो उसके मध्य जो ये सलाद होते हैं, आगे बात समझ में, उसका कार्य कर रही है। इस प्रकार ये तीन से परत होती है, इसको हम सैंडविच मॉडल कहते हैं। आप चाहो तो इसका डायग्राम बना के इसका वर्णन कर सकते हो, कॉपी में उतार सकते हो। एक तरह से आपके नोट्स के साथ साथ में मैं लिखवा रहा हूं, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार अब हमारा जो दूसरा मॉडल है वह है इकाई कला मॉडल। तो अब हम दूसरे सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं, इकाई कला मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको किसने प्रस्तुत किया था, रॉबर्टसन ने प्रस्तुत किया था। अब हम बात करते हैं दूसरा सिद्धांत इकाई कला मॉडल, जिसे रॉबर्टसन ने सन 1858 के अंदर प्रस्तुत किया। दूसरा है इकाई कला मॉडल 1958 और 1959 के अंदर किसने प्रस्तुत किया था, रॉबर्टसन ने इसको प्रस्तुत किया था। इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी कहते हैं, UMM। आगे बात समझे, इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या इकाई कला मॉडल कहते हैं। इसको सन 1958-59 के अंदर किसने प्रस्तुत किया था, रॉबर्टसन ने प्रस्तुत किया था। इसका भी डायग्राम एक बार बना लेते हैं।
देखिए ये सिद्धांत लगभग उसी की तरह होता है, इसके अंदर भी प्रोटीन और लिपिड की परत पाई जाती है, ठीक है। इसी प्रकार उसमें जो लिपिड था, लिपिड दो भागों में बंटा हुआ था, शीर्ष और उच्च भाग। इसका भी जो भाग होता है वो भी क्या होता है, दो भागों में बंटा होता है। यहाँ पे आप चित्र के द्वारा समझ सकते हैं, ये देख लीजिए बिल्कुल उसी प्रकार का लगभग चित्र है। इसको भी दो भागों में, लिपिड भाग को हमने दो भागों के अंदर बांटा है। और उसमें भी जो प्रोटीन की जो परत थी वो क्या थी, सबसे बाहर की ओर थी। इसमें भी देखिए प्रोटीन की परत क्या है, सबसे बाहर की ओर होती है। तो देखिए मैं साथ साथ में चित्र बनाता जा रहा हूं, आप भी साथ साथ में चित्र बनाइए। ये देखिए साथ साथ में चित्र बना लीजिए, और प्रोटीन की और लिपिड की परतें यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ये देखिए, तो दूसरा इकाई कला मॉडल, इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। ये जो परत होती है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। ये भी किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। इसकी मोटाई कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रम। इसकी मोटाई कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रम। बीच की जो परतें होती है वो किसकी बनी होती है, लिपिड की। इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पे इसका बोलते हैं फास्फोलिपिड बोलते हैं। और इसकी मोटाई यहाँ पे लगभग कितनी होती है, 35 एंगस्ट्रम होती है। आगे बात समझ में, उसमें भी प्रोटीन, यहाँ पे भी प्रोटीन, वो भी 20 था, यहाँ पे भी 20 है। लिपिड की परत यहाँ पे 35 एंगस्ट्रम और वहां पे भी 35 एंगस्ट्रम की होती है। तो पहली बात हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। तो इसका वर्णन भी हम चित्र के आधार पर कर सकते हैं। सबसे पहले प्रस्तुतकर्ता का नाम लिखना, किस सन में किया, और क्या बताना कि ये भी प्रोटीन तथा लिपिड से मिलकर, प्रोटीन तथा लिपिड से मिलकर बनी होती है। बाहरी परत जो होती है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। मोटाई कितनी होती है इसकी, 20 एंगस्ट्रम। और जो भीतरी परत होती है वह किसकी बनी होती है, वह लिपिड की बनी होती है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम फास्फोलिपिड बोलते हैं। और इसकी मोटाई कितनी होती है, लगभग 30 से 35 एंगस्ट्रम इसकी मोटाई होती है। आगे बात समझ में। और लिपिड के वापस यहाँ पे कितने भाग है, दो भाग है। एक तो क्या शीर्ष भाग, एक हो गया उच्च भाग। शीर्ष भाग क्या होता है, जल से नहीं होता है, जबकि उच्च भाग क्या होता है, जल विरागी होता है। तो ये यहाँ तक जो वर्णन था वो पिछला जो अपने देखा था उसी के अनुसार ही है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात और है कि जितने भी जो कोशिकांग होते हैं, चाहे वे दोहरी झिल्ली वाले हो चाहे वे एकल झिल्ली वाले होते हैं, तो दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कौन कौन से बताए थे आपको, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, आगे बात समझते हैं, और दूसरा लवक, और केंद्र भी मान लीजिए एक बार। तो जो दोहरी भित्ति वाले जो कोशिकांग होते हैं उनकी जो डबल मेम्ब्रेन जो होती है वह किसकी बनी होती है, माइटोकॉन्ड्रियल, लवक और केंद्र की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, वो वास्तव में कोशिका झिल्ली की बनी होती है। इसी प्रकार यदि हम एकल झिल्ली वाले कोशिकाओं की बात करें, लाइसोसोम, स्पिरोसोम, स्पिरोसोम आदि जो सिंगल यूनिट के जितने भी जो है उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी मॉडल पर आधारित होती है। पूरा वर्णन मैंने आपको समझा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको उतार सकते हैं। ये विभिन्न कोशिकांगों में एक या दो स्तरों की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक में ये दोहरी झिल्ली के रूप में पाई जाती है। इसी प्रकार हम बात करते हैं जो एकल झिल्ली वाले जो कोशिकांग होते हैं, लाइसोसोम, स्पिरोसोम आदि, उनके अंदर भी ये सिंगल परत के रूप में पाई जाती है। जो बाह्य परत होती है प्रोटीन की बनी होती है, दो परतें होती है प्रोटीन की, जिनकी मोटाई जो होती है वह 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। इसी प्रकार हम बात करते हैं बीच में जो परत होती है वह फॉस्फोलिपिड की बनी होती है।
और यहाँ पे एक बात और कि जो लिपिड की जो परतें हैं दोनों क्या होती है, एक दूसरे के पास पास स्थित होती है, जिससे वे क्या होती है, एक ही प्रतीत होती है, एक समान ही प्रतीत होती है। तो यहाँ पे मॉडल पे आप इसका नाम लिख सकते हो, इसका चित्र बना लीजिए और जो मैंने इसका वर्णन किया है वो आप इसको उतार लीजिए। तो बेटा आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आगे जो तीसरा मॉडल है वो अपन अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।